दोस्तों, जो जानता है, हालात से बाखबर है, लोगों से कटा हुआ नहीं है, वो बहुत परेशान है। इसकी रातों की नींदें हराम और दिनों का चैन बर्बाद है। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि कल अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो पूरे मुल्क में किसी एक इदारे की भी गैर जानबदारी ऐसी है कि वो हालात संभालने के लिए आगे बढ़े तो लोग इस पर एतमाद करें। मैं पूरी दयानतदारी से ये बात लिख रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी मुल्क गिर सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसका दायरा हर खास व आम तक वसी है, तो फिर शायद किसी इदारे के भी बस में नहीं होगा कि इसे कंट्रोल कर सके। किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक सिपाही जो चौराहे पर खड़ा होता है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। लोग इसका हुक्म इसलिए मानते हैं और इससे छेड़छाड़ इसलिए नहीं करते कि इन्हें बाखूबी इल्म होता है कि इसके पीछे पूरी रियासत की ताकत खड़ी है। क्या आज पाकिस्तान का कोई एक इदारा भी बयानिंग दहल ये दावा कर सकता है कि गिलगित से लेकर गवादर तक लोग इस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और इसे अपना मसीहा ख्याल करते हैं? शायद इस वक्त कोई एक भी नहीं। इस खौफनाक सूरत-ए-हाल के ज़िम्मेदार सियासतदानों के साथ साथ इदारे खुद भी हैं जो इस जवाल के ज़िम्मेदार हैं। सकूत ढाका के फ़ौरन बाद के चंद दिन गली कूचों में जो जज्बाती सूरत-ए-हाल और जहर आलूद फ़िज़ा थी, इसे जुल्फ़कार अली भुट्टो की मकबूलियत और इसको इक़्तिदार मुंतकिल करने ने ठंडा कर दिया था। भुट्टो को जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो सियासतदानों की एक इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था जिनका जीना मरना इस मुल्क से वाबस्ता था। इसकी ज़िंदगी का महवर 70 क्लिफ्टन था, कोई सरे महल या एवन फील्ड अपार्टमेंट्स नहीं थे। पाकिस्तान में आज कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि इस आतिशी फशा की तरह उबलने वाली सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर सके। इमरान खान को बाढ़ की दूसरी सिमत धकेल दिया गया है और बाकी पार्टियां जमहूरी निज़ाम की लाश भंबोट रही हैं। पाकिस्तान खप्पे के नारे से अब शायद फायर ब्रिगेड का काम ना लिया जा सके। इस नारे को बुलंद हुए अब 15 साल बीत चुके। इसके बाद बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें चलीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जोर पकड़ा, सवात ऑपरेशन हुआ। बेनज़ीर सानहे से पहले धमाकों में सिर्फ चंद सौ लोग मारे गए थे, लेकिन अब इनकी तादाद 70,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त तक ऑपरेशन में सिर्फ चंद फौजी जांबाक हुए थे, मगर अब इनकी तादाद हज़ारों में है। पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दर्जन लापता अफराद भी नहीं थे, जबकि अब तो इन पर एक कमीशन कायम है और तादाद का कोई हिसाब नहीं। इस सब के बावजूद 27 दिसंबर 2007 से पाकिस्तान खप्पे के नारे तक जो चंद दिन गुजरे, इनमें पाकिस्तान ख़ुसूसन सिंध के हालात 1947 के फसादात से भी ज़्यादा बुरे थे। रेलवे स्टेशनों, घरों, बैंकों और सरकारी इमारतों को आग लग रही थी, लोग मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि राह चलती निहत्ती ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा था। अगरचे एक फ़ौजी जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार था, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए सामने काफ लीग को रेत की बोरी के तौर पर रखा हुआ था। यही वजह है कि नफ़रत के तूफ़ान का सारा जोर काफ लीग पर टूटा। मुशर्रफ ने दानिशमंदी ये की कि फ़ौरन इलेक्शन करवा दिए। लोगों में जो गम और गुस्सा था वो इलेक्शनों के हंगामों में बचकर कम हो गया। पीपल्स पार्टी के हुकूमत संभालने से ये आग मुकम्मल तौर पर सर्द हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1988 में ज़ियाउल हक के प्यारा हादसे के बाद जो एक बेयकीनी पैदा हुई और सियासी उबाल उठा। उस वक्त असलम बेग ने ताले आजमाई नहीं की और तमाम सियासी रहनुमा और इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्फिका तौर पर यह फैसला किया कि बेनज़ीर को फ़ौरन हुकूमत बनाने दी जाए और इसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएँ। ईवान सदर में हल बर्दारी के वक्त जी भुट्टो के चंद नारे बर्दाश्त कर लिए गए, मगर इस बर्दाश्त के नतीजे में मुल्क अगले 20 सालों तक पुरअमन हो गया और आज न वैसे दूरबीन सियासतदान बाकी हैं और न ही इस्टेब्लिशमेंट का दामन साफ है। आसिफ ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी खिलखिलाहट के पीछे जो पोशीदा साजिश नजर आई है, वो इस मुल्क को एक खौफनाक सूरत-ए-हाल का शिकार करने का प्लान है। वो इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम का इरादा रखते हैं। यह मुकम्मल तबाही का एजेंडा है। आसिफ ज़रदारी आइंदा इलेक्शनों में जीत के लिए जिस इंजीनियरिंग का मंसूबा बना रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि शायद किसी को भी इसकी अल्फ बे तक तहरीर करने की भी मोहलत न मिल सके। ज़रदारी साहब का ख्याल है कि सिंध इनके लिए एक महफूज कला है। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जब हुजूम का गुस्सा मुल्क की सतह पर तूफ़ान बनता है तो फिर किसी का घर सलामत नहीं रहता। इन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मुल्क का सबसे कुचला हुआ, मजबूर और महवर तबका तो सिंध में रहता है और आवाम के इज्तिमाई गुस्से के लिए इन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। वडेरे का घर और इसके डेरे की मंडीरें सामने नज़र आ रही होंगी। मरीम नवाज़ को जिस तरह अपनी बसात उलटती महसूस हुई है और आवाम के रद्दअमल ने इनके होश व हवास मुअत्तल कर दिए हैं और वह सवाबी के जलसे में बिल बिला पड़ी कि हमें इमरान खान की हुकूमत की नाअहली का बोझ नहीं उठाना।
جوں جوں وقت گزرے گا شہباز شریف حکومت کی نااہلی واضح ہوتی جائے گی تو مریم نواز اور نون لیگ کی اضطراب میں اضافہ ہوگا۔ بلوچستان کا علیحدگی پسند طبقہ اور خیبر پختونخوا اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا ہوا قبائلی علاقہ خاموشی سے وقت کے انتظار میں ہے۔ کراچی میں مضطرب بے چین اور احتجاجی ہجوم اور 10 اپریل کو پاکستان کے طول و عرض میں ایک دم نکلنے والے لوگ جن کے غصے میں اب دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ہجوم کو اگر مزید چند ہفتے اسی طرح بے یقینی کا شکار رکھا گیا اور ایسے قوانین منظور کرنے کی کوشش کی گئی جس سے انہیں اندازہ ہونے لگا کہ الیکشن چرائے جانے والے ہیں یا نیب قوانین کے تحت ان لوگوں پر گرفت ڈھیلی ہونے والی ہے، جن لیڈروں سے متعلق سر محل مسٹر 10% ایون فیلڈ وغیرہ جیسے الزامات مشہور ہیں، تو پھر جو اضطراب اس قوم کو گھیرے گا وہ ایسا دھواں بن جائے گا جس میں غصے کی چنگاریاں رقص کر رہی ہوں گی۔ دوستو مجھے خوف اس بات سے آ رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے مخصوص اشاروں پر یہ کھیل کھیلنے کے لیے عصر کے وقت روزہ کھولا ہے اور عمران حکومت برطرفی کی، اس میں 3 بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کو ابھی بھی یقین ہے اور وہ عوام میں یہ گفتگو عام کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دیر میں مختلف طریقوں سے عمران خان کا سیاسی باب بند کر دے گی اور پھر اگلے الیکشنوں میں ان کے لیے میدان صاف ہوگا۔ اداروں کو اپنے خلاف پروپیگنڈے سے روکنے سے زیادہ اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئندہ الیکشن سے پہلے عمران خان کا کلا کما کرنے والی ہیں۔ دوستو ان دونوں کے اقتدار میں آنے کے بعد جو لوگ نشانہ بنے ان کے صرف فہرستیں اٹھا کر دیکھ لیں کیا ہم ایسی صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں مضطرب بے چین اور احتجاجی ہجوم اور 10 اپریل کو پاکستان کے طول و عرض میں ایک دم نکلنے والے لوگ جن کے غصے میں اب دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ہجوم کو اگر مزید چند ہفتے اسی طرح بے یقینی کا شکار رکھا گیا اور ایسے قوانین منظور کرنے کی کوشش کی گئی جس سے انہیں اندازہ ہونے لگا کہ الیکشن چرائے جانے والے ہیں یا نیب قوانین کے تحت ان لوگوں پر گرفت ڈھیلی ہونے والی ہے، جن لیڈروں سے متعلق سر محل مسٹر 10% ایون فیلڈ وغیرہ جیسے الزامات مشہور ہیں، تو پھر جو اضطراب اس قوم کو گھیرے گا وہ ایسا دھواں بن جائے گا جس میں غصے کی چنگاریاں رقص کر رہی ہوں گی۔ دوستو مجھے خوف اس بات سے آ رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے مخصوص اشاروں پر یہ کھیل کھیلنے کے لیے عصر کے وقت روزہ کھولا ہے اور عمران حکومت برطرفی کی، اس میں 3 بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کو ابھی بھی یقین ہے اور وہ عوام میں یہ گفتگو عام کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دیر میں مختلف طریقوں سے عمران خان کا سیاسی باب بند کر دے گی اور پھر اگلے الیکشنوں میں ان کے لیے میدان صاف ہوگا۔ اداروں کو اپنے خلاف پروپیگنڈے سے روکنے سے زیادہ اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آئندہ الیکشن سے پہلے عمران خان کا کلا کما کرنے والی ہیں۔ دوستو ان دونوں کے اقتدار میں آنے کے بعد جو لوگ نشانہ بنے ان کے صرف فہرستیں اٹھا کر دیکھ لیں کیا ہم ایسی صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں۔